थैंक यू वेरी मच मैम यहाँ पर आने के लिए. यू आर क्वाइट द ग्लोब ट्रॉटर दीज डेज. आपको हम देखते हैं डावोस में टॉकिंग अबाउट पॉलिसी. पर जो यहाँ का देश में जो आपको वोटर सुनता था, देश में जो लोग आपको देखते थे, एकदम मुखर आप आवाज तो ऐसे कह रहे हो जैसे भगवान को प्यारी हो गई देश में. भगवान ना करे. बट वो सोच रहे हैं कि आजकल स्मृति जी थोड़ी टोन डाउन हो गई हैं. क्या बिल्कुल क्या नहीं. कर रही हैं आजकल? आपका शीर्षक है कार्यक्रम का व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, और मेरा कार्य है कि अब मैं इंश्योर करूं कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे द वर्ल्ड डज टुमारो. तो इसीलिए मेरा सौभाग्य है कि 2 दशक मैंने अपने संगठन को और 10 साल मैंने अपनी सरकार को एक कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा दी. अपने राष्ट्र में थोड़ा बहुत योगदान देने का मैंने प्रयास किया. लेकिन एक मीडिया के शो के हिस्से में मैंने कहा था देश में कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. तो नए क्योंकि सांचे में ढलते हैं, तो एक नया सांचा है जिसमें ढला है, लेकिन मिट्टी वही है, खुशबू वही है, संकल्प वही है. चाहे देश में हो या विदेश में, परचम भारत का लहराना चाहिए, ये मेरा संकल्प है. लेकिन भारत में अभी भी राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं को अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ता है, या शायद लड़ने भर की भी महिलाएं हर दल में मौजूद नहीं हैं. तो वो रिप्रेजेंटेशन अभी भी देश में राजनीतिक दलों के बीच राजनीति में नहीं मिला है महिलाओं को. मैं आज बड़े गौरव के साथ कहती हूं कि हमारे देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी. कई देश हैं जो वैश्विक दृष्टिकोण से आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, लेकिन वो आज तक महिला राष्ट्रपति को चुन नहीं पाए हैं. इतना मादा उनमें नहीं है जितना मेरे देश में है. दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने देश की राजनीतिक ताकत को जब देखते हैं तो सिर्फ महिला कितनी संसद में है उससे उस ताकत का अंदाजा लगाते हैं. हमारे देश में 15 लाख महिलाएं पंचायत का चुनाव लड़कर जीतती हैं, और मात्र आरक्षण की वजह से नहीं जीतती. 50% का अगर आरक्षण है तो 65 से 70% तक जनरल सीटों से भी महिलाएं जीत कर आती हैं. उस ताकत को हम मोल नहीं देते. उस ताकत के बारे में हम कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा नहीं करते. जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोग कहते हैं अरे 1.5 मिलियन विमेन वो गांव में चुनकर आती हैं. संसदीय क्षेत्र को अगर आप एक ग्रामीण अंचल से और पंचायत के चुनाव से जोड़ें तो पंचायत का चुनाव ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पॉपुलेशन छोटी होती है, रिश्तों में नोक-झोंक थोड़ी ज्यादा होती है, अच्छा बुरा बहुत ही छोटे परिवेश में समझ में आता है लोगों को. जहां तक हमारे देश की बात है, मेरा ये गौरव है कि मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूं जहां पर हमारी पार्टी के अंदर का आरक्षण सुनिश्चित तब हुआ महिला के लिए. 33% आरक्षण संगठन में जब राजनाथ जी हमारे अध्यक्ष थे. तो जब एक पुरुष अध्यक्ष थे उन्होंने महिलाओं के लिए संगठन में आरक्षण दिया. ये बात और है कि जिस संगठन में महिला अध्यक्षा है उसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं है. और ये भी एक सत्य है जो कोई झुटला नहीं पाएगा कि जब एक पुरुष प्रधानमंत्री ने एक पहली बार नए संसद की इमारत का उद्घाटन करवाया तो लेजिस्लेटिवली कानूनी दृष्टिकोण से पहला कानून 33% आरक्षण का महिलाओं के लिए पारित किया. तो ये गलतफहमी जो लोग पालते हैं कि महिला का राजनीतिक या आर्थिक उत्थान मात्र महिला करेगी, मुझे लगता है हमारे देश के इन 2 पुरुषों ने तो कम से कम इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण दे दिया है. और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही हमारी लीडरशिप के साथ डिसाइड किया था कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हमारे लिए रेस के लिए द्रौपदी मुर्मू जी रहेंगी. तो मुझे लगता है कम से कम हमारे देश में हमने ये प्रमाणित कर दिया है कि महिला के उत्थान के लिए जरूरी नहीं है कि हम पुरुष की प्रताड़ना का उल्लेख करें. आप मिस करती है हर दिन की जो राजनीति की जो एक गहमा गहमी होती है एक नेता के तौर पर? आप झगड़े की बात कर रहे हैं? हाँ, वो उसको मिस करती है, झगड़े. आपने अपने टेलीविजन चैनल के माध्यम से मेरे राजनीतिक सफर पर जितनी भी रिपोर्टाज की है उसमें निश्चित रूप से आपने देखा है कि मेरे ऊपर जब अटैक भी होता था तो कई बार भद्दे किस्म के अटैक्स होते थे. और मैंने एक महिला नहीं बल्कि कार्यकर्ता के नाते एक संकल्प लिया था कि या तो मैं उनके अटैक्स में इतना टूट जाऊं कि रोने के अलावा या असहाय होने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ना हो, या मैं इस प्रिविलेज को समझूं कि संसद में होना 140 करोड़ के देश में
अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है। और उन लम्हों का, उस वक्त का इस्तेमाल करूं कि किसी गरीब को छत देने का माध्यम बनूं, किसी महिला जिसने कभी जीवन में अपने घर में टॉयलेट नहीं देखा उसको वो सम्मान दिला पाऊं। तो आपको कहीं ना कहीं वो मेजर करना पड़ता है कि आपके लिए इंसान के नाते, नागरिक के नाते क्या इम्पोर्टेंट है, और उस हिसाब से फिर मेरा स्वरूप आप देखते हैं। तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं अपने देश की बात करती हूँ, पार्टी विशेष की बात नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब मैं जाती हूँ तो ये मेरा दायित्व तो बनता है कि मेरे देश की राजनीति में जो छीटाकशी होती है वो मैं वहीं छोड़ दूं, क्योंकि वहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं हिंदुस्तान के एक साधारण नागरिक के नाते अपना प्रतिनिधित्व वहां कर रही हूं। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे देश के बारे में कुछ भी ऐसा कहे जो किसी हिंदुस्तानी को आहत करे। तो जो झगड़े हैं, जो महिला का हिंदुस्तान में स्वभाव होता है, घर के झगड़े घर में करो, बाहर वालों को कभी मौका मत दो कि वो तुम्हारे घर की ओर आंख उठा के देखें। आपने बात की जिस तरीके की आप पे अटैक्स हुए थे, और बहुत पर्सनल भी अभी भी होते हैं ऐसा। आप देखिएगा आज के आपके इस इंटरव्यू के बाद, साक्षात्कार के बाद, अगर मैं कोई भी क्लिप डालूंगी किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में तो नीचे भद्दी गालियां और टिप्पणियां ही आएंगी। तो ऐसे में जब आपकी फैमिली रिएक्ट करती है, अब जबकि आप जाकर के डावोस में बात करती हैं, आप गेट्स फाउंडेशन के साथ मंच साझा करती है, कभी आपकी फैमिली बोलती है कि आप क्यों इसमें पढ़ रहे हो, अब आप जो कर रहे हो वही सही है, वापस उस आपाधापी में मत जाइए, राजनीति छोड़ दीजिए? कभी ऐसा हुआ है, कभी सोचा है ऐसा? नहीं, जब ब्याह हुआ था तो उनको पता था संघी से शादी हो रही है। तो ये बीमारी मेरी तीसरी पीढ़ी वाली बीमारी है। तो कभी ऐसा तो नहीं होगा कि कोई सेकंड देखिए, थॉट्स हुए, कोई और? हमने अपने नाना को, जो विश्व हिंदू परिषद में वनवासी कल्याण आश्रम में सेवा देते थे, इमरजेंसी में बहुत सारे स्वयंसेवकों के साथ हुआ, उनकी तो नी तोड़ दी गई थी, तो जिंदगी भर वो लंगड़ा के चलते थे। और जब मैं अमेठी में 2019 में जीत पाई तो मुझसे किसी एक वरिष्ठ ने जब बधाई दी तो वो वरिष्ठ थे जो मेरे नाना जी को जानते थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरी सफलता नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसकी टांगें टूटी, वो जिंदगी भर जब तक जीवित थे वो लड़खड़ाते हुए चले। तो मेरे लिए मेरी राजनीति कोई शौक का विषय नहीं है। राष्ट्र के प्रति मेरी सेवा या मेरा भाव कोई पॉलिटिकल स्टंट या कोई पॉलिटिकल बिलीफ नहीं है। क्योंकि अगर नेता होती तो मुझे वाकई में चिंता होती कि अगला चुनाव कहां से लड़ूंगी। अगर नेता होती तो कहती सेफ सीट दो, अमेठी तो सब हारते हैं। अगर नेता होती तो कहती कि भाई फीता कहाँ काट सकते हैं ये बताओ, सोशल मीडिया की आर्मी कैसे ला सकते हैं ये बताओ, फोटो अच्छा कैसे खींच सकते हैं ये बताओ। और ये मेरे बाएं हाथ का खेल था क्योंकि मैं स्वयं मीडिया से थी। सोशल वर्क में लग गई, राष्ट्र के प्रति उस भावना के साथ काम में लग गए कि भाई एजुकेशन पॉलिसी 3 दशक से बदली नहीं गई है, उसको बदला जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया और वो आपके समय में शुरुआत हुई उसकी, और आजकल वो सुर्खियों में है 3 लैंग्वेज पॉलिसी की वजह से, और एक लंबा विवाद, उस पर राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ है। उसमें बहुत कुछ है और, लेकिन वो सीमित हो गया है भाषा तक आकर। आप कैसे देखती हैं अब जो विवाद हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर? देखिए, गृह मंत्री जी ने हाल फिलहाल में उस पर अपनी टिप्पणी दी है सार्वजनिक। उस पॉलिसी में किसी एक विशेष भाषा का उल्लेख नहीं है। भारत में 125 भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, संविधान जिनको एक सम्मान देता है। भारत में 16,000 डायलेक्ट्स हैं, 400 से ज्यादा भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, हो रही नहीं है, हो चुकी हैं। पॉलिसी में विस्तृत रूप से इस बात की चर्चा हुई कि मदर टंग में बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए, और अगर आप उसका इमोटिव जवाब मांगेंगे तो सबको लगेगा कि भाई भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो कहेंगे मदर टंग। लेकिन अगर आप चाइना से कंपैरिजन करेंगे, चाइना हो या बाकी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जो राष्ट्र आते हैं, वहां पर साइंटिफिकली इस बात की समीक्षा की गई है कि जब आप बेसिक मैथ्स और साइंस और लैंग्वेज मदर टंग की सिखाते हैं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट फाउंडेशनली उसमें ज्यादा विकसित होता है।
तो जो लोग भाषा पे विवाद कर रहे हैं, शायद उन्होंने पॉलिसी को या तो ढंग से पढ़ा नहीं, या फिर अपने स्टेट में कुछ ऐसे तत्वों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद राजनीति में उनसे आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टेट में पैशंस कैसे इग्नाइट किया जाए, तो मुझे लगता है उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। दुख की बात यह है कि भाषा कोई भी हो, किसी भी राज्य की हो, हमारे देश की है, तो ना हिंदी से बैर करो ना किसी और भाषा से। और इसीलिए मातृभाषा से बैर करना मेरे लिए बहुत ही एक हास्यास्पद चुनौती होती है, क्योंकि अपनी माँ से कौन बैर करता है। मैम, आपने अपने जब क्रिएटिव करियर की बात की, जब आपने राजनीति में कदम रखा तो आपने पीक पे उसे छोड़ा। आप क्रिएटिव जगत से जुड़ी रही हैं, आपके बहुत नहीं, राजनीति और क्रिएटिव दोनों साथ में किया, संसद में तब छोड़ दिया। हाँ, और अभी भी आपके बहुत गहरे रिश्ते हैं क्रिएटिव वर्ल्ड से। अब जो है एक यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या क्रिएटिविटी को कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे को याद है क्योंकि मैं आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करती हूँ। आप शायद वो बहुत कम मंत्रियों में से थी या सांसद में से थी, नेताओं में से थी। नेता भी ज्यादातर जो को क्रैक करते नहीं है। आप मीमर भी थी, पहले तो आप एकदम प्रोलिफिक मीमर हुआ करती थी। और आप अपने ऊपर अभी तो किया, एक पिताजी भी साथ ही खड़े थे। आप अपने ऊपर जोक्स क्रैक करती हैं और अभी कल ही एक फोटो मेरी बाहर निकली थी तो किसी ने लिखा टुनटुन मासी। मैंने कहा वाह भैया, इससे बेहतर और कोई इंसल्ट नहीं दिया क्या तुम्हारे पास। तो अब अगर गालियों की भी उत्कृष्टता नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं। तो अब जब कोई मीमर के ऊपर या कॉमेडियन के ऊपर लोग इतने नाराज हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप उनको थोड़ा एडवाइस दें कि थोड़ा सा इसको लाइटली लीजिए। देखिए, लोकतंत्र में कौन कैसा बिहेव करता है, उसका ठेका या उसका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी ना मेरी है ना आपकी। लोकतंत्र में ये स्वभाव है कानून का कि मर्यादाओं को कानूनी खींचा गया है हमारे संविधान में। उस मर्यादा का कोई उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करता है। अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं मान सकती हूं कि लोकतंत्र का गला घुट रहा है। लेकिन अगर पुलिस ने मर्यादा के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की, क्योंकि मेरी समझ से मुझे आपका इशारा समझ आ रहा है, अगर मुंबई में पुलिस अपनी कार्रवाई ना करती तो मेरी समझ में आता। पुलिस पहुंची मौके पे, ऊपर जो कर रहे थे उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन किया, वो बात अलग। और अगर आप क्रिएटिविटी की दृष्टि से बात करती हैं, क्रिएटिविटी का एक तकाजा होता है। आपने मेरी राजनीति को देखा होगा, एक व्यक्ति विशेष के बारे में हमेशा मुझसे कई प्रकार के सवाल किए गए, लेकिन जब भी उन पर निजी कटाक्ष करने को बोला गया, मंत्री के नाते या फिर राजनेता के नाते, मेरा पूरा करियर गवाह है कि मैंने कभी भी उनके निजी जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। तो अगर आपको नेता में ऐब निकालना है, उसके काम में ऐब निकालना है, निश्चित रूप से निकालिए। लेकिन जब आपके पास ऐब निकालने के लिए पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट कटाक्ष के लिए ना हो, मजाक के लिए ना हो, और आप उसका मजाक ये कहकर उड़ाएं कि वो चाय वाला है या ऑटो रिक्शा वाला है, तो ये आपकी क्रिएटिव लिमिटेशंस को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का क्रिएटिविटी को देखने का एक अलग नजरिया, एक अलग अंदाज होता है। मजाक मेरा भी उड़ता है, लेकिन मैं उस मजाक में कोई ऐसा जवाब नहीं देती हूँ। हाँ, मेरे अगर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई कुछ कहता है तो मैं एक फनी सा रिस्पॉन्स देती हूँ। लेकिन उसमें फर्क यह है कि मुझे मार खाने की 2 दशक की पुरानी आदत है। पब्लिक स्पेस में बैठ के ह्यूमिलिएट होने की 2.5 दशक की आदत है। तो क्या मेरी आदत बुरी है या जो करते हैं करने के लिए उनकी आदत बुरी है? ये सवाल का जवाब सिर्फ दर्शक या फिर लोकतंत्र में नागरिक ही दे पाएंगे। स्मृति जी, लेकिन ये आप, क्योंकि इस बारे में हम कई बार अभी बात हुई है, तो एक्चुअली आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू कि ये क्यों होता है? आपको लगता है कि ज्यादा अग्रेसिव होते हैं लोग महिला को एक स्ट्रांग रोल में देख के या एक स्ट्रांग पोजीशन में देख के, जब वो अपनी बात को मजबूती से रखती है तो उस वजह से ज्यादा अटैक होता है? या सभी नेताओं पर आपको लगता है बराबर होता है या एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं, ज्यादा है? हमारे यहाँ क्यों है? मेरा जितना अनुभव है,
मैंने कभी भी, और एक दो सीनियर्स यहाँ पे इस बात के साक्षी हैं, किसी पत्रकार को घर पे खाना खाने के लिए नहीं बुलाया। नहीं बुलाया कि भाई मेरी ये खबर छाप दो, कैसी है, नहीं किया। मैंने कभी भी, अगर किसी एडिटर ने मेरे बारे में, तो एक हेडलाइन आ गई थी एंटी नेशनल, और मैं उस एडिटर को भी जानती थी, संपादक को भी जानती थी, और अखबार के मालिक को भी जानती थी, लेकिन मैंने कभी फोन नहीं किया। तो ये भी हमारी राजनीति में होता है, विशेषतः दिल्ली में, कि आप ऑपोजिशन के साथ फ्रेंडली फायर करो और फिर शाम को उसके साथ खाने पे जाओ। वो फितरत मेरी है नहीं। फिर कई बार मंत्री के नाते कुछ लोगों ने, जो एकेडमिक वर्ल्ड से हैं, एक दो वाक्य तो मैं अभी सुना देती हूँ। जब मैं HRD मंत्री थी और पंडित जी बैठे हैं, तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, अरे एक फला जर्नलिस्ट ने कहा आप अनपढ़ हैं। मैंने कहा अच्छा जी भाई साहब, और मैं मंत्री थी तब। तो उन्होंने कहा ऐसा कीजिए, मेरी यूनिवर्सिटी में आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, फोटो खींचिए, उनकी यूनिवर्सिटी पुणे में है, आपको इसके बाद कोई अनपढ़ नहीं कहेगा। आप सोचिए, आप मंत्री हैं, आपसे कोई इनविटेशन देने के लिए आया है जो आपसे कभी जीवन में मिला नहीं, लेकिन उसको सरल लगता है आपको मुंह पे अनपढ़ बोलना। क्यों? क्योंकि उसने किसी पत्रकार से सुना था। तो मैंने कहा भाई साहब, तो आपका रिस्पांस, आप तो सोचेंगे स्मृति ईरानी अभी तलवार निकाल के, डंडा निकाल के सर पे चला देगी उसके। तो मैंने बड़ी सरलता से कहा, मैंने कहा भाई साहब, जिस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब मुझे अनपढ़ नहीं कहलवाना है अपने आप को, मैं निश्चित आपकी यूनिवर्सिटी आऊंगी। लेकिन अगर मैंने कोई और रिएक्शन दिया होता, जो मैंने एक और सज्जन को दिया, एक IIT के डायरेक्टर थे, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, कहीं कैंपस खोला टैक्स पेयर के पैसे से और थोड़ी धांधलेबाजी की। तो मैंने, जब फाइल मेरे पास आई, तो अफसर ने कहा कि मैम ये कानून का उल्लंघन है, इस पे एक्शन होना चाहिए। मैंने कहा जो नियम अनुसार एक्शन है आप लीजिए। तो वो सज्जन आए किसी व्यक्ति को लेके, और जिस व्यक्ति के साथ आए थे उस व्यक्ति को अंदाजा नहीं था कि सज्जन आए क्यों हैं। उनको लगा जो व्यक्ति मिलने आया, मैं क्योंकि व्यक्ति का नाम नहीं बोल सकती, तो उन्होंने कहा मेरे खिलाफ एक्शन मत लीजिएगा। तो मैंने कहा देखिए जो नियम है वो तो पालन होगा। तो ये सज्जन बाहर गए, इन्होंने एक बड़े नेता को फोन किया और बोला बड़ी घमंडी है, आपने भेजा और ये मेरे से तमीज से बात नहीं करती। मैंने कहा थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो नेता ने कहा अरे बाप रे क्या हो गया, स्मृति ने कुछ बोल दिया? हाँ बहुत घमंडी है, और मुझे तो धमका दिया कि मुझे ये अपने ऑफिस के जो खिड़की है उससे बाहर फेंक देगी। अच्छा, मेरा ऑफिस था 3रे माले पे। तो इस सज्जन ने ये तमाशा किया, तो मुझे फोन आया, आपने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा भाई साहब आपके पास आपका असिस्टेंट है, उसको मेरे ऑफिस भेजिए। ऑफिस में लड़का आया, क्या दीदी क्यों बुलाया? मैंने कहा हमारा ऑफिस ध्यान से देखो। तो उसने देखा, हम कहा फोटो खींचो और जाओ। 1 सप्ताह बाद मैंने उस डायरेक्टर को वापस बुलाया और उस लड़के को वापस बुलाया। मैंने देखिए आप पिछली बार जब आए थे ना, तो मेरे कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, मैंने 7 दिन में CPWD से बनवाई है। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, और धमकी दी तो नहीं थी, लेकिन अब पूरी करने की पूरी व्यवस्था है। अब उस सज्जन के लिए मैं एरोगेंट हूं। अब चूंकि वो सज्जन एकेडमिक सर्कल्स में घूमते थे, तो उससे हवा आ गई। फिर उस पत्रकार के पास हवा गई जिसने कहा था अनपढ़ हूं। तो ऐसे करके सिलसिला चलता गया। नॉर्मली नेता ऐसे लोगों से मिलके थोड़ा पैचअप कर लेते हैं, मैं नहीं करती। देखिए स्मृति जी, इसे कहा जाता है अंग्रेजी में एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और आज तो आपके वर्ड्स भी जिनको सुनने हैं उन तक पहुंच ही गए होंगे। हमेशा की तरह मुखर रहने के लिए, ऑनेस्ट रहने के लिए और पूछ टेढ़ी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब इसी के ऊपर आएगा मीम। देखिए आप तो ऑनररी मीमर पहले से ही बन चुकी है कि मेरा गिबली कैसा लगता है विद पूछ। थैंक यू फॉर द कॉन्वर्सेशन। Thank you very much. राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज फॉर स्मृति ईरानी, vocal and outspoken as always.